हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर एक ऐतिहासिक खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में आप देख सकते हो आज के सेशन में आपको आईआरएफसी का शेयर 5.58% ऊपर देखने को मिला, 92 रुपीज़ पर आ चुका है। टारगेट के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा आज आपका जो निफ्टी 50 है, जो मार्केट है, वो भी ऊपर देखने को मिला, क्योंकि जो वॉर की सिचुएशन है वो थोड़ी और आपको बेटर होती हुई देखने को मिली है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि इंडियन बाज़ार भी, साथ में यूरोपियन बाज़ार भी, उसके अंदर आपको कल के सेशन में रिकवरी देखने को मिली थी। चाहे आप डो जोन्स देख लो, नैस्डैक देख लो, तो आज निफ्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और निफ्टी ने अपने सपोर्ट को यहाँ पर हिट करके ऊपर गया है, जो हमने थोड़े समय पहले निफ्टी के एनालिसिस के वीडियो के ऊपर बात करी थी। तो आज के दिन आईआरएफसी 5.58% ऊपर देखने को मिला। उसके बाद आरवीएनएल आप देखोगे, आपको 6% ऊपर देखने को मिला है। तो रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक्स है, खास करके पीएसयू स्टॉक्स, उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, आईआरएफसी को लेकर एक ऐतिहासिक खबर क्या निकल कर आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो 7 जनवरी को अपडेट आया था, 2026 का ये अपडेट है, जिसमें आप देख सकते हो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ये बिल्कुल ट्रैक पर है कि ये बन सकता है, अपग्रेड हो सकता है महारत्न पीएसयू में, क्योंकि अभी आईआरएफसी का जो करंट स्टेटस है वो नवरत्न है। नवरत्न से आईआरएफसी महारत्न का अपग्रेड ले सकता है, बिल्कुल ट्रैक पर है, बिल्कुल सही ट्रैक पर है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये अपडेट किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है वो देखिए। आईआरएफसी जो है वो पहला रेलवे कंपनी बन सकता है, इसीलिए मैंने कहा ऐतिहासिक खुशखबरी है, क्योंकि आईआरएफसी पहला यहाँ पर रेलवे कंपनी बन सकता है जिसको सरकार महारत्न का स्टेटस दे सकती है। क्योंकि आईआरएफसी अब बिल्कुल फाइनल अप्रूवल चाहिए उनको, बाकी सारे अप्रूवल उनके पास हैं। उसके बाद जो एलिवेशन है नवरत्न से महारत्न में, उसमें दोस्तों आईआरएफसी को एक अच्छा ऑटोनॉमी मिलेगा और उसके साथ उनका जो बोरोइंग और लेंडिंग का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। यानी मार्केट से अगर आईआरएफसी 6% पे पैसा बोरो करता है तो उनको यहाँ पर 5% देना पड़ सकता है या 4.5% देना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ नंबर्स। तो यहाँ पर पहले 6% नवरत्न में बोरो करने में लगता था, अभी 5% या 4.5% ही लगेगा। तो आईआरएफसी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो आपको बेटर होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप देख सकते हो कंपनी हैज़ मेट द फाइनेंशियल क्राइटेरिया, जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया होता है महारत्न बनने के लिए, वो कंपनी ने यहाँ पर अचीव कर लिया है। महारत्न स्टेटस दोस्तों कंपनी की नेटवर्थ और कंपनी के रीसेंट बिजनेस ग्रोथ को देखकर सरकार देती है, क्योंकि महारत्न में फ्रीडम बहुत है ना मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट के पास ये फ्रीडम है कि वो जॉइंट वेंचर क्रिएट कर सकते हैं, वो किसी फॉरेन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ पर अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बहुत सारे डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, सरकार की कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है महारत्न के अंदर। तो महारत्न में कंपनी अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपांड कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो ये दोस्तों एक काफ़ी बड़ा अपडेट था जो कि आया था 7 जनवरी को। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये होता है महारत्न बनने के लिए कि कंपनी को नवरत्न होना चाहिए, क्योंकि पहला होता है मिनी रत्न बनना पड़ता है। पहले पहले मिनी रत्न बनना पड़ेगा, उसके बाद मिनी रत्न से आपको नवरत्न बनना पड़ेगा एज अ कंपनी। नवरत्न आपके पास है तभी आप जाकर क्या बन सकते हो, महारत्न पीएसयू बन सकते हो। तो आईआरएफसी ऑलरेडी नवरत्न स्टेटस उनको मिल चुका है। अब नवरत्न से महारत्न बनने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको नवरत्न होना चाहिए, जो कि आईआरएफसी है। टिक मार्क कर देते हैं, एक सेकंड इसको हटा देते हैं और इसको टिक कर देते हैं। उसके बाद लिस्टिंग ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विथ मिनिमम प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर द सेबी रेगुलेशन। इस पे रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि एमपीएस का रूल अभी तक आईआरएफसी ने फॉलो नहीं किया है। ओएफएस ज़रूर आया है, लेकिन दोस्तों और भी ज़्यादा ओएफएस की ज़रूरत है आईआरएफसी को, क्योंकि अभी भी प्रमोटर्स के पास 78% है। इससे ज़्यादा ही, आई थिंक 78 टू 81% के आसपास अभी भी प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। यानी यहाँ से इसको 75 करना है।
तो और भी ज़्यादा ओएफएस आता हुआ देखने को मिलेगा जब कंपनी के प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो 75% हो जाएगा, तब जाके आपको ये चीज़ टिक होती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है। ग्लोबल प्रेजेंस है क्या? बिल्कुल है, ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी का। टर्नओवर क्या है? टर्नओवर कंपनी का 25,000 करोड़ है क्या पिछले 3 सालों में? बिल्कुल है। नेटवर्थ क्या कंपनी की 15,000 करोड़ की पिछले 3 सालों में नेटवर्थ है? बिल्कुल है। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ का है पर ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? बिल्कुल है, दिखाता हूं मैं। ये देखिए, बिल्कुल है कंपनी का नेट प्रॉफिट। अब मैं आपको लेकर आता हूँ यहाँ पर। या IRFC है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस है। पर ईयर का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 5,000 करोड़ से ज़्यादा ही है। 6,337, 6,412, 6,500, अभी तो 7,000 करोड़ हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट है, हर साल कंपनी 5,000 करोड़ से ज़्यादा ही नेट प्रॉफिट कर लेती है। तो एलिजिबल है कंपनी, बट अभी कंपनी को सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, जो सेबी का MPS का रूल है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो रूल है, उसको फॉलो करना है और अपने स्टेक को रिड्यूस करना है। स्टेक को रिड्यूस करने के लिए कंपनी को, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आते हैं। ये देखिए, इन्वेस्टर पर अगर हम आए, 86.36% है। इसमें से कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पर 2.5% के जो स्टेक है उसको रिड्यूस किया है बस। अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेक अवेलेबल हैं जिनको रिड्यूस कंपनी को करना पड़ेगा, प्रमोटर को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा कम। तब जाके आपका ये जो रूल होता है कि आपको MPS का रूल फॉलो करना है, तो MPS का रूल जैसे कंपनी फॉलो कर लेगी, वो तुरंत एलिजिबल बन जाएगी महारत्न PSU बनने के लिए। बाकी सारी चीज़ें कंपनी ने अचीव कर ली है। टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा है। नेटवर्थ जो है कंपनी का 15,000 करोड़ से ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का हर साल 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। NSE BSE में दोस्तों लिस्टेड है कंपनी। नवरत्न ऑलरेडी बन चुकी है। तो बिल्कुल फाइनल अप्रूवल चाहिए, बस MPS का रूल फॉलो कर ले, उसके बाद ये कंपनी महारत्न PSU बन सकती है और पहली महारत्न PSU कंपनी बन सकती है इंडियन रेलवे की। इसलिए इतिहास में पहली बार ये होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डिविडेंड के ऊपर। सो डिविडेंड अगर आप देखोगे, जब से कंपनी लिस्ट हुई है 2021 से अभी तक कंपनी ने 8 रुपये का आपको डिविडेंड दिया है। अगर मैं आपको गिना भी दूं, 1 रुपये 5 पैसे 2021 में, 70 पैसे आसपास 11 नवंबर 2021 को। उसके बाद देखोगे 60 पैसे, 80 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपये, 1 रुपये। तो इन टोटल कंपनी ने अभी तक 2021 से लेकर 2026 का पहला डिविडेंड है ये, 8 रुपये का डिविडेंड हमें दे दिया है। और ये जो 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड है एक शेयर के पीछे, ये कब तक मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल होता है, ये कब तक मिलेगा? तो देखिए, अगर रिकॉर्ड डेट 13 मार्च है, अनाउंस हुआ था आई थिंक ये 11 तारीख को, 11 मार्च को अनाउंस हुआ था, 10 या 11 तारीख को। तो अप्रैल की 10 या 11, या फिर आप कह लो 10 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक, इसी डेट के बीच में डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में, फिर कह रहा हूँ, अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर थे, आपने ये रिकॉर्ड डेट से पहले आपके पास शेयर था आपके डीमेट अकाउंट में, तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर हो। 10 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिविडेंड का पैसा क्रेडिट हो जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो। बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।